जरा आग पल के लिए सोचो। आग वर्ल्ड जो हमारी दुनिया जैसा ही हो, लेकिन आग बहुत बड़े जबरदस्त फर्क के साथ। सोचो डायनासोर्स, असली जिंदा सांस लेते हुए डायनासोर्स। सिर्फ बड़े पर्दे पर दिखने वाली इमेजेस नहीं, ना ही बड़े बड़े म्यूजियम हॉल्स में रखे कंकाल। ये होंगे मांस और खून के गांव जानवर जो 65 मिलियन साल की गहराई से वापस आए हों। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में होता था, आज एक असली पावरफुल टूल बन गया है। हम डीएनए पढ़ सकते हैं, हम डीएनए लिख सकते हैं, हम डीएनए को कमाल की प्रिसिजन के साथ एडिट भी कर सकते हैं। ये एडवांसमेंट्स बहुत तेज रफ्तार से हो रहे हैं। ये उन पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल रहे हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगती थीं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ चीजें कर सकते हैं, सवाल ये बन रहा है कि ये करना चाहिए। क्या हम सच में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुराने जमाने के गवर्न को जिंदा कर सकते हैं? क्या टायरानोसॉरस रेक्स एक बार फिर अपनी चाल से धरती हिला आगा? क्या प्टेरोडैक्टिल्स फिर से हमारे आसमान में उड़ेंगे? ये एम्बिशन बहुत बड़ा है। ऐसे गवों को देखने का ख्याल यकीनन बहुत से लोगों को लुभाता है, लेकिन इस एम्बिशन के साथ एक ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। हमें इन पर ध्यान से विचार करना होगा। डायनासोर्स पृथ्वी से बहुत बहुत पहले गायब हो गए, 65 मिलियन साल ठीक ठीक कहें तो। फिर भी उन्होंने दुनिया भर में कुछ लुभावने सुराग छोड़े हैं। फॉसिल सबसे साफ निशानियां हैं, पत्थर में महफूज कंकाल। ये हड्डियां हमें उनके साइज, उनके स्ट्रक्चर और वो कैसे चलते होंगे इसके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। लेकिन रेजरेक्शन के लिए सिर्फ हड्डियां काफी नहीं है, हमें कुछ ज्यादा नाजुक चीज चाहिए। हमें उनका जेनेटिक कोड चाहिए, हमें उनका डीएनए चाहिए। कभी कभी बहुत ही खास और रेयर कंडीशंस में इन फॉसिल्स के साथ ऑर्गेनिक मटेरियल के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, शायद एम्बर में फंसे कीड़ों के अंदर, जैसे मॉस्किटोज। हो सकता है इन कीड़ों ने डायनासोर का खून पिया हो। ये तो एक फेमस आइडिया है, जाहिर है। या फिर शायद डीएनए के छोटे खराब हो चुके टुकड़े फॉसिलाइज्ड हड्डी के अंदर गहरे दबे मिल जाएं। यही उम्मीद है। साइंटिस्ट्स इसलिए जेनेटिक आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। वो सब्र से खोजते हैं, वो पुरानी चट्टानों और बचे हुए अवशेषों को छानते हैं। इस एंशिएंट डीएनए की खोज एक ही बहुत बड़ी चुनौती है। डीएनए एक ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर काफी नाजुक भी होता है। ये टूट जाता है, ये खराब हो जाता है, ये कंटैमिनेटेड हो जाता है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि साइंटिस्ट मुश्किलों को पार कर लेते हैं, उन्हें डायनासोर डीएनए के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। आगे क्या होता है? पहला कदम है इन टुकड़ों को पढ़ना। इस प्रोसेस को डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। यह किसी पुरानी अनजान भाषा की अल्फाबेट को समझने जैसा है। इससे जेनेटिक लेटर्स ए, टी, सी और जी का क्रम पता चलता है। ये लेटर्स किसी जीरावव को बनाने और चलाने के इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, उसका यूनिक ब्लूप्रिंट। ये टेक्नोलॉजी अब कमाल की तेज और काफी सस्ती हो गई है, लेकिन एडवांस्ड सीक्वेंसिंग के बावजूद डायनासोर का डीएनए अधूरा होगा। उसमें गैप्स होंगे, बहुत बहुत सारे गैप्स। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास किसी पुरानी बारिश में भीगी किताब के सिर्फ कुछ पन्ने हों। तुम्हें कहानी के कुछ हिस्से समझ आ सकते हैं, लेकिन तुम पूरी कहानी दोबारा नहीं बना सकते। आग जिंदा डायनासोर बनाने के लिए हमें पूरा जेनेटिक कोड चाहिए होगा, इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट। डायनासोर के जेनेटिक कोड को जोड़ने का प्रोसेस तो बस शुरुआत है। अगर हम पूरा डीएनए सीक्वेंस, एक ही ब्लूप्रिंट बना भी लें, तो हम उस इंफॉर्मेशन को एक जिंदा सांस लेते जानवर में कैसे बदलेंगे? हम सिर्फ डीएनए को एक खाली एगशेल में इंजेक्ट नहीं कर सकते। लाइफ इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डीएनए को एक होस्ट चाहिए, आक अंडा, आक कंपैटिबल अंडा। और आज डायनासोर के अंडे मौजूद नहीं है। ये एक बड़ी बायोलॉजिकल रुकावट है, बहुत बड़ी। साइंटिस्ट शायद जिंदा रिश्तेदारों के अंडों का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। शायद एक छोटे थेरोपॉड डायनासोर के लिए ऑस्ट्रिच एग या एक ही क्रोकोडाइल एग। सावधानी से तैयार किए गए डायनासोर डीएनए को इस डोनर एग के न्यूक्लियस में इंप्लांट करना होगा। होस्ट अंडे का अपना न्यूक्लियस पहले निकालना होगा। यह एक नाजुक प्रोसीजर है जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं। यह वही टेक्निक है जो क्लोनिंग मैमल्स जैसे डॉली भेड़ में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन यह अलग अलग स्पीसीज के बीच है और लाखों सालों के पार। अगर डीएनए ट्रांसफर सक्सेसफुल हो भी जाए तो भी कई सवाल बने रहते हैं। क्या होस्ट अंडे की सेल्यूलर मशीनरी पुराने डायनासोर डीएनए को पहचान पाएगी और सही ढंग से प्रोसेस कर पाएगी?
चलो मान लेते हैं, सारी मुश्किलों के बावजूद साइंटिस्ट कामयाब हो जाते हैं। डायनासोर्स को वापस लाया जाता है, उन्हें सिक्योर फैसिलिटीज में पाला जाता है। लेकिन क्या होगा अगर वो बाहर निकल जाएं? या क्या होगा अगर, जैसा कुछ लोग कह सकते हैं, उन्हें जानबूझकर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में छोड़ा जाए या फिर वाइल्ड हैबिटेट्स में? इकोलॉजिकल अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। हमारे मॉडर्न इकोसिस्टम्स 65 मिलियन सालों में बने हैं। डायनासोर्स के बिना वो तैयार नहीं है। आंख बड़े प्रेडेटर को लाने का इंपैक्ट सोचो, जैसे कि टायरेनोसॉरस रेक्स, उसे बहुत बड़े टेरिटोरीज चाहिए होंगे, वो बहुत ज्यादा मांस खागा। मौजूदा प्रेडेटर्स जैसे भेड़िए या भालू उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्री एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, पूरे फूड वेब्स टूट सकते हैं। जिन जानवरों ने कभी ऐसे प्रेडेटर का सामना नहीं किया, उनके पास कोई नेचुरल डिफेंसेस नहीं होंगे, कोई इवॉल्व्ड एस्केप स्ट्रैटेजीज नहीं होंगी। कुदरत का बैलेंस जो इतना नाजुक होता है बिखर जाएगा। सिर्फ प्रीडेटर्स ही नहीं, ब्राकियोसॉरस या ट्राइसेराटॉप्स जैसे बड़े हेर्बिवोर्स भी भारी गड़बड़ी पैदा करेंगे। वो बहुत ज्यादा वेजिटेशन खाएंगे। हो सकता है वो कुछ खास पौधों को ज्यादा पसंद करें, जिससे कुछ स्पीसीज कम हो जाएंगी और कुछ बढ़ जाएंगी। डायनासोर्स को वापस लाना, जो एक बहुत अलग और ज्यादा ब्रूटल युग के ग्यों थे, यकीनन इंसानी सुरक्षा के लिए गहरे खतरे पैदा करेगा। ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नहीं थे, वो वाइल्ड थे। कई बहुत बड़े थे, कई लीथल प्रेडेटर्स थे। वो एक ऐसी दुनिया में इवॉल्व हुए थे जहां सर्वाइवल एक लगातार भयानक संघर्ष था। वो इंसानों को किसी भी दूसरे गेव की तरह देखेंगे, या तो प्री के तौर पर, या आर्क थ्रेट के तौर पर, या बस कोई चीज जो उनके रास्ते में है। सोचो, आकी वेलोसिरैप्टर पैक किसी सबर्बन इलाके में खुला घूम रहा हो। ये इंटेलिजेंट एजाइल हंटर्स थे, कोऑपरेटिव अटैक के लिए बने थे। हमारे घर, हमारी फेंसेस ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगी। यहां तक कि एक भागा हुआ बड़ा हर्बिवोर जो घबराया हुआ और डरा हुआ हो, बहुत ज्यादा तबाही और एक्सीडेंटल फेटालिटीज कर सकता है। हम अपने सिटीज और टाउन्स, अपने आसपास की कुदरती दुनिया के बारे में कुछ असम्पशंस के साथ बनाते हैं। डायनासोर्स उन सभी असम्पशंस को तोड़ देते हैं। वो एक बिल्कुल अलग ऑर्डर ऑफ डेंजर हैं। ऐसे जानवरों को काबू में रखने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो असाधारण होंगे, किसी भी नॉर्मल जू या वाइल्ड लाइफ पार्क से कहीं ज्यादा। हम ऐसी फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं जो किलों की तरह बनी हो। हालांकि डायनासोर्स को जिंदा करने का ख्याल कल्पना को उड़ान देता है, हमें अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी प्लैनेट कमाल के गबन से भरी हुई है, बायोडायवर्सिटी का एक समृद्ध ताना बाना, मिलियंस ऑफ स्पीसीज के पेड़ पौधे, जानवर, फंजाई और माइक्रोब्स। इनमें से कई आज अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहे हैं। हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम एक ही मैस एक्सटिंक्शन इवेंट से गुजर रहे हैं जो हमारी वजह से हो रहा है। शायद हमारी साइंटिफिक काबिलियत, हमारे रिसोर्सेज और हमारे पैशन को किसी और दिशा में लगाना चाहिए, उन स्पीसीज को बचाने की तरफ जो अभी भी हमारे साथ हैं, उन इकोसिस्टम्स को बचाने की तरफ जो उन्हें और हमें सहारा देते हैं। हर रोज स्पीसीज हमेशा के लिए गायब हो रही हैं, उनके यूनिक जेनेटिक कोड्स मिटाए जा रहे हैं, जिंदगी के पेचीदा जाल में उनकी भूमिकाएं खत्म हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है और ये अभी हो रहा है हमारी आंखों के सामने। कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए फंडिंग चाहिए, उनके लिए साइंटिफिक एक्सपर्टीज चाहिए, उनके लिए पॉलिटिकल इच्छा शक्ति चाहिए। सोचो, अगर डायनासोर डी एक्सटिंक्शन की कोशिश करने के लिए लगने वाला इतना सारा पैसा और दिमागी ताकत सुमात्रन राइनो को बचाने में लगाया जाता, गैप 2S या अमर लेपर्ड को, या उन अनगिनत कम जानी पहचानी स्पीसीज को जो कगार पर हैं, हम अपनी प्लैनेट की सेहत के लिए एक असली ठोस फर्क ला सकते थे। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बायोडायवर्सिटी को बचा सकते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की ताकत यकीनन बदलाव लाने वाली है। ये हर गुजरते साल के साथ बढ़ रही है। डायनासोर्स को जिंदा करने की संभावना इस रेवोल्यूशन का सिर्फ एक ही पहलू है। अगर हम डायनासोर्स को जिंदा करने के बारे में सोच सकते हैं, तो हम और क्या सोच सकते हैं? दूसरी एक्सटिंक्ट स्पीसीज को जिंदा करना, वूली मैमथ्स, सेबर टूथ्ड कैट्स, या फिर एक्सटिंक्ट इंसानी रिश्तेदारों को भी। पॉसिबिलिटीज और एथिकल उलझने बहुत गहरी हैं। हम बहुत नई जमीन पर कदम रख रहे हैं। एक बार हमने ये पैंडोरास बॉक्स खोल दिया, तो क्या हम इसे कभी सच में बंद कर पाएंगे? ज्ञान की खोज एक ताकतवर इंसानी प्रेरणा है, वैसे ही शानदार चीजों का आकर्षण भी है।
डी एक्सटिंक्शन का कमर्शियल पोटेंशियल, एंटरटेनमेंट या दूसरे मकसदों के लिए भी एक अहम फैक्टर है। ये दबाव शायद रुकना मुश्किल कर दें। सोचना, समझदारी भरे, मिलजुल कर फैसले लेना। आग असली खतरा है कि टेक्नोलॉजी हमारे एथिकल ढांचों से आगे निकल जाए, हमारे अंजामों को संभालने की हमारी काबिलियत से। हमें इन टेक्नोलॉजीज के बारे में एक बड़ी, सबको शामिल करने वाली बहस करनी चाहिए, सिर्फ साइंटिस्ट के बीच नहीं, बल्कि एथिसिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक को शामिल करते हुए। हमारे अल्टीमेट गोल्स क्या हैं? क्या पोटेंशियल रिस्क्स हैं? क्या अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसी पाउम हैं जिन्हें हमें पार नहीं करना चाहिए? और यह कौन तय करेगा कि वो चिमा एपी कहां खींची जाएं? ये आसान सवाल नहीं है, इनके आसान जवाब नहीं है, लेकिन इन्हें पूछा जाना चाहिए। इन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। बहस जारी है।